नमस्कार दोस्तों, विजिट आईएएस स्ट्रेटजी चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं कुमार अवधेश। आज आप मेरे साथ पढ़िएगा हिंदी दिगंत कक्षा 12 भाग 2 का चैप्टर 1 बातचीत, उसका पार्ट 2 पढ़िएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था लेखक परिचय और उनके सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, और इस पार्ट में मैं मुख्य चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। और पार्ट 2 इसलिए इसको नाम रखा गया है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 3 से 4 वीडियो में पूरा होगी, इसीलिए ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के सभी जितने भी स्क्रिप्ट हैं, जो मेन चैप्टर है लेखक परिचय के बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ करके उनको समझेंगे। आइए हम मुख्य विषय पर आते हैं। यहाँ पर बातचीत इस कहानी का नाम है, और बातचीत कहने का मतलब है 2 लोगों की बातचीत, 3 लोगों की बातचीत, 4 लोगों की बातचीत या उनसे ज़्यादा लोगों की समूह वाली बातचीत। कहने का मतलब है जो बातचीत सिंगल नहीं हो सकता है, एक आदमी अपने आप में बातचीत नहीं कर सकता है। बातचीत करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य चैप्टर में हम आते हैं। यहाँ पर आपको मैं पढ़ करके, मेरे हाथ में बिहार बोर्ड का हिंदी दिगंत कक्षा 12 का भाग 2 का बुक है, और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसे आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा, पूरा उसका विश्लेषण करूंगा। देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। कहने का मतलब जितनी भी शक्तियाँ ईश्वर हमको दी हैं ना, उनमें एक बोलने की शक्ति भी एक है। हमें देखने की शक्ति दी है, मुख के द्वारा खाने की शक्ति दी है, कान के द्वारा सुनने की शक्ति दी है, दिमाग के द्वारा सोचने की शक्ति दी है, पैर के द्वारा चलने की शक्ति दी है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। बहुत सारे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, अर्थात प्रदान किए गए हैं शक्तियाँ हम ही लोगों को, हम सब लोगों को। उनमें से वाक शक्ति भी एक प्रमुख शक्ति में से एक है, ऐसा बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। जो बोलते हैं वह प्रमुख शक्ति, एक तो शक्ति सिमिलरिटी जो शक्ति मिला है सबको, वो एक प्रमुख शक्ति, यदि इसके बिना नहीं हो सकता। वाक शक्ति एक प्रमुख शक्ति। अब देखिए, सब कुछ है, हाथ है, पैर है, मुख है, कान है, माथा है, शरीर है, हम हष्ट पुष्ट भी यदि हैं, और यदि हमें देखने की शक्ति ना हो तो फिर पूरा दुनिया अंधकारमय हो जाता है। उसी प्रकार यदि सब कुछ है और बोलने की शक्ति नहीं है तो फिर हम गूंगे कहे जाते हैं। फिर ना ही किसी को हम कुछ कह पाते हैं और ना ही हम किसी को कुछ कह पाते हैं, और कहा जाता है कि जो बोल नहीं सकता वह सुन भी नहीं सकता है। दोनों सिमिलर होता है, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। पता नहीं सच्चाई क्या है। देखिए, यहाँ पर यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविफल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। मनुष्य की इंद्रियां कहे तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम आते हैं एक बार क्वेश्चन पे, उसके बाद क्वेश्चन पर आने के बाद जो है हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा तो ये चैप्टर का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मैंने इसमें पढ़ा दिया है, जो है लेखक के अनुसार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारी शक्तियों में कौन सी शक्ति प्रमुख है, तो इनमें वाक शक्ति प्रमुख है, जो आप अभी तुरंत जाने। देखिए, साहित्य के अनुसार इंद्रियां, अब यहाँ इंद्रियां आता, आप कहिएगा ये इंद्रियां सर क्या है, क्या होती है? तो देखिए, साहित्य है, एक एक पॉइंट का मतलब यदि नहीं समझते हैं तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो देखिए, साहित्य के अनुसार इंद्रियां 14 हैं। अब देखिए कौन कौन है, अब एक्सप्लेन में करता हूं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण होती हैं। तो 5, 5, 10 और 4 मिला करके ये 14 होते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में एक होता है आँख, जो सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्री है, और कान, ये प्रमुख ज्ञानेंद्री, इसको भी माना जाता है। ज्ञान इंद्री एक ऐसी इंद्री जिनसे हमें ज्ञान होता। अब इसको समझिए, आँख, कोई चीज़ देखते हैं तो देखते हैं जो ये सामने में मेरे सामने पुस्तक है तो हमें ज्ञान हुआ जी ये पुस्तक है। यदि आँख नहीं होता तो हमें ज्ञान होता जी ये पुस्तक है, नहीं होता। आगे क्या है हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है।
तो फिर ज्ञान कैसे होगा? इसलिए इसे ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, आंख। उसके बाद कान। अब कोई हमको आवाज दिया, कोई बच्चा हमको आवाज दिया या आप हमको आवाज देते हैं, तो आवाज देते हैं तो मुझे यदि कान नहीं होगी तो फिर वो हम नहीं समझ पाएंगे जो आप हमें आवाज दे रहे हैं या आप हमें कुछ कह रहे हैं। यदि हम आपको नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप यदि पीछे से या इस जगह से आप मुझे आवाज़ दे रहे हैं जो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो फिर कान का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस कान के द्वारा भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे दूसरी ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। तीसरा देखिए, ये नाक। अब नाक भी एक ज्ञानेंद्रिय है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु यदि आपको हम दें तो आप उसे घ्राण शक्ति के द्वारा अर्थात सूंघने की शक्ति के द्वारा उसे पता करते हैं जो ये आखिर कौन सी वस्तु है, मेरे उपयोग की है या मेरे उपयोग की नहीं है। अब थोड़ा एक व्यंग्यात्मक बात यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ। हम कोई भी गंदगी को देखकर भी हम वहाँ पर बैठ जाते, वहाँ पर बगल में खा लेते, तो हमें पता नहीं चलता जो ये अच्छा चीज़ है, ये गंदगी है। तो ये चीज़ का परिचय हमें नाक ही कराता है। तो यहाँ पर भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, यहाँ पर भी इसे तीसरी ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। अब देखिए जीभ। आपको हम कुछ भी खाने के लिए दे दें, कड़वा दे दे, कसेला दे दे, खट्टा दे दे, मीठा दे दे, नमकीन दे दे, तो इसका पता ये जीभ ही लगाता है जो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी ज्ञानेंद्रिय ही होता है। इसके द्वारा भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, वे खाने योग्य हैं या नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, उनका स्वाद कैसा है। तीसरा माफ कीजिएगा, गलत बोल दिए, ये पांचवा है त्वचा। त्वचा, अब देखिए त्वचा का मतलब स्किन इंग्लिश में कहते हैं। मैं ये साहित्य पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा जो साहित्यिक टर्म में और एक एक साहित्यिक लैंग्वेज में, लहजे में आपको मैं बता पाऊँ। ये त्वचा, त्वचा का मतलब ये स्किन, ये जो स्किन है, ये सभी के बॉडी में स्किन होती है, तो इसके द्वारा हम पता लगाते हैं। त्वचा के द्वारा भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कोई भी चीज़ सपोज दैट हम गर्म पानी डालें अपने त्वचा पे, तो पता चलता है जो गर्म है या ठंडा है। धूप में जाते हैं तो त्वचा पे वो मेंशन होता है जो ये धूप है, ज़्यादा है या कम है। ठंड भी हमें त्वचा पे लगती है। तो इसके द्वारा भी हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमारे बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए इसे ज्ञानेंद्रियां बोली जाती हैं। उसके बाद देखिए 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्म जोड़ इंद्रियां। आगे आपको संधि पढ़ाएंगे तो उसमें संधि विच्छेद होगा, तब आप समझिएगा जो कर्मेंद्रियां का संधि विच्छेद क्या होगा। कर्म जोड़ इंद्रियां, अभी ये देखिए मतलब जो इंद्रियां से हम कर्म करते हैं, कर्म करने वाली इंद्रिय, ये तो ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रिय थी, ये है कर्म करने वाली इंद्रिय अर्थात हाथ। हाथ से हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, हाथ से हम कर्म करते, कोई काम करते। ये मार्कर मेरे हाथ में है, मैं इस मार्कर को उठाया हुआ हूं, ये हाथ के सहारे, तो ये हाथ कर्म कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद आता है पैर। पैर के द्वारा हम कोई ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पैर के द्वारा कोई चीज टच करके हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन वहां पर आंख का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पैर के द्वारा भी हम कर्म करते हैं, मुंह के द्वारा भी हम चबाने का, बोलने का, बहुत सारा मुंह के द्वारा भी काम करते हैं। गुदा, गुदा कहे तो जो हमारा मलद्वार होता है, जहाँ से अवशिष्ट पदार्थ का विसर्जन होता है, उसे गुदा कहते हैं। और लिंग, ये भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं। लिंग कहें तो संतानोत्पत्ति का यूज होता है और ये मूत्र विसर्जन के काम में आता है। इसका भी अर्थ आप समझ गए होंगे। ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। उसके बाद अंतःकरण, इस चीज को आप देख नहीं सकते हैं, ये जो 10 था इसे आप देख सकते हैं। अंतर देखिए, ये अंतःकरण है, ये किसी के मन को आप नहीं देख सकते हैं, किसी के बुद्धि को आप नहीं देख सकते हैं, हाँ उसके विचारों में देख सकते हैं। किसी का बुद्धि तेज है तो आपको दिख जाएगा जो दिस इज द इंटेलिजेंस बॉयज, दिस इज द इंटेलिजेंस ह्यूमन, यह बुद्धिमान व्यक्ति है, यह बुद्धिमान मानव है, ऐसा। तो किसी के चित्त को अपने नहीं देख सकते। चित्त का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक होता है जो मुख को देख, ये मुख नहीं है, ये चित्त का मतलब कैरेक्टर, उसका व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति को चित्त यहाँ पर बोला जाता है। अहंकार उसके अंदर का, अब वो घमंडी है या व्यवहारिक है या कोई भी चीज़ हमें कोई भी चीज़ उसको बोलेंगे तो वह गुस्सा होगा या फिर खुश होगा,
या हमारा वैल्यू करेगा या नहीं करेगा, आप अहंकार जिसको इंग्लिश में प्राउड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अंतःकरण है, इसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये चार भी इंद्रियां में आती हैं। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों आप पढ़ लीजिएगा और ये 10 भी पढ़ लीजिएगा। ये 14 होते हैं, ये आपको आगे भी काम आएंगे। तो ये 14 इंद्रियां हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती तो ये सभी इंद्रियां लगभग हमारी खास करके अपनी अपनी शक्तियों में काम नहीं करती, वह विफल रहती। तो देखिए जैसे आंख है, तो आंख से हम देखेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, तो वह देखना लगभग कोई काम का तो होगा लेकिन उसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं होगा। कान के द्वारा हम, यदि यहाँ पर बोला जाता है यदि कोई नहीं बोल सकता है, वाक शक्ति यदि नहीं होती तो उसमें श्रवण शक्ति भी नहीं होती है। और नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं लेकिन बोलने की कला नहीं है तो बता नहीं सकते हैं। इस प्रकार इस टाइप के आप जितने भी एग्जाम्पल है सब जुड़ा हुआ है इस मुख से, अर्थात वाक शक्ति से। जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ये भी बोलते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सभी लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम एक दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, इस सभी इंद्रियों के द्वारा, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह और सुन नहीं सकते। आपको कान दर्द कर रहा है, कैसे बोलिएगा? मुंह से बोलिएगा। आपको पेट दर्द कर रहा है, किससे बोलिएगा? मुंह से बोलिएगा। आपको हाथ फूल गया है, दर्द कर रहा है, कैसे बोलिएगा? मुंह से बोलिएगा। तो फिर ये सभी इंद्रियां काम की नहीं होती है। आप मतलब लगभग वाक शक्ति से इन सभी इंद्रियों का जुड़ाव है, आप ऐसा समझ लीजिए। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला। स्पीच के है तो देखिए कोई स्पीच देता है, कोई भाषण देता है तो वह जाएगा, पहले तैयारी करेगा, लिखेगा, 10 बार बोलेगा, उसके बाद मंच पे चढ़ेगा, मंच पे कहेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर महानुभावों, हमारे प्यारे साथियों, जो भी बोलना हो फर्स्ट लाइन बोलेगा, एकदम जोश के साथ बोलेगा। हाँ, तो वहाँ पर नाज नखरा दिखाएगा, बीच बीच में ऐसी चुटीली बातें बोल देगा जो वहाँ पर यदि आदमी को अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, फिर भी आदमी उस चुटीली बातों को सुन करके उन्हें अच्छा लगने लगता है और वे तालियां बजा देते हैं। ये स्पीच में होता है। बातचीत का ये भी एक ढंग है जो उन्होंने अपनी बातों को आप तक पहुंचा दिया। बातचीत वो भी है सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी बातचीत, प्राथमिक जो बात है वो ये है जो आप जो बोल रहे हैं तो वो दिल से बोल रहे हैं, वह आपस में बैठ करके ही होगा। ये बातचीत ओरिजिनल बातचीत होता है। वहाँ पर मंच पे चढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं होती, पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही नाज नखरा दिखाने की ज़रूरत होती है। वह सीधा जो मन में आया आप बोल दिए, यहाँ पर ये होता है। वहाँ पर कुछ भी स्तुति करने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आया फिर तुरंत सोचे, तुरंत एक्सप्लेन कर दिए, ये होता है। देखिए, लेकिन यही जो साधारण बातचीत हमारी होती है वह ऐसा पूरा घरेलू ढंग से होता है। उसमें ना ही कोई करकल ध्वनि होती है, ना ही तालियों की गड़गड़ाहट की कोई ज़रूरत होती है, ना लोगों का हवाई आवाज़ की ज़रूरत होती है। हवाई आवाज़ कहे तो कह कहे उड़ाना, मतलब क्या? उसका बड़ाई करना, वाह वाह क्या बोले हैं। ऐसा बातचीत में इस सब चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है और स्थान नहीं है। यदि ऐसा बातचीत में होता तो इसका मतलब ओरिजिनल बातचीत वो है नहीं। इसका मतलब वो पहले से कुछ बन ठन करके आया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए, बुड़बक बनाने के लिए। तो देखिए, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, ये एक सिंपल है। यहाँ पर हंसना एक सिंपल है। लेकिन कोई भाषण दे रहा है और उस भाषण को बहुत एकदम तैयारी करके दे रहा है, बीच बीच में उसमें शायरी बोल रहा है, बीच बीच में ऐसी बातें बोल रहा है जो हमें लुभा रहा है उस बातों को, तो वो एक बात है, उस पर हंसना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना इस हंसी के अंतिम से, मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं तो वहाँ पर ठहाके नहीं लगाते हैं, तालियां नहीं बजाते हैं, कह नहीं उड़ाते हैं। हाँ, हल्का हंसे, मुंह का फड़क उठना, हल्का सा स्माइलिंग होगा फेस, उसके बाद फिर हम लोग शांत हो जाएंगे, फिर बातचीत की सवारी आगे बढ़ने लगेगी, वो आगे फिर जाने लगेगी। देखिए,
स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। सही बात है, जो स्पीच होगा तो लोगों के मन में चाहेगा जो हम अपना अमिट छाप बना लें, जो लोग के जहाँ ये जो गणमान्य महानुभाव हैं ये बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा इनका स्क्रिप्ट है, बोलने का शैली बहुत अच्छा है, ये चीज़ स्पीच में होता है। लेकिन जो रियल बातचीत है उस बातचीत में इन सभी चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। देखिए, घरेलू बातचीत मन रमाने का भी ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी, संजीदगी मतलब क्या, स्पीच में आप 2 मिनट बोल करके रुक नहीं सकते हैं, फिर आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी आप स्लो हुए, थोड़ा सा भी आपकी बातों में थोड़ा सा भी कमजोरी आई तो सुनने वालों को मन नहीं लगेगा। लेकिन बातचीत में क्या होता है, बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत में हम बोलते हैं, अपना दिल का बात बोलते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर मन में आता है, फिर बोलते हैं, फिर कोई तीसरा बोलता है, कोई चौथा बोलता है, यदि 2 हैं तो आपस में बोलते हैं, फिर 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर कोई काम करने लगते हैं। ऐसी होती है बातचीत। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। आपका लगभग आधा पेज ये हो गया है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है, फर्स्ट से सेकंड पैराग्राफ तक ये हो गया है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है। बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकता है, 12th के ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें वाक शक्ति होगा, बार बार मैं कल से ही बोल रहा हूँ, पिछले क्लास से ही बोल रहा हूँ। मनुष्यों में वाक शक्ति ना होने से दुनिया कैसी दिखाई देगी। पता है आपको, गूंगी दिखाई देगी। यदि वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ना हो तो फिर वह गूंगी दिखाई देगी, कोई बोल ही नहीं पाएगा, फिर कोई शोरगुल कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई काम भी नहीं होगा। जो काम अभी हो रहा है तो उसका 90% नहीं होगा, 10% ही होगा। देखिए, लेखक ने वाक शक्ति का क्या फायदा बताया था। स्पीच, वक्तृता और बातचीत, मतलब बातचीत का फायदा स्पीच, वक्तृता और बातचीत। लेखक ऐसा कहते हैं। वक्तृता का आरंभ कैसे किया जाता है। देखिए, वक्तृता मतलब स्पीच जहां बोलते हैं, साहिबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे साथियों, महानुभावों, इस टाइप का बोला जाता है। ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस लाइन का देख लीजिए। स्पीच का उद्देश्य क्या है। स्पीच का उद्देश्य होता है उत्साह पैदा करना। स्पीच का उद्देश्य होता है उत्साह पैदा करना। अब फिर हम अगले लाइन में जाते हैं। आधा पेज मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया और उन्हें समझा दिया। अब मैं आधा पेज के बाद में आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। देखिए, आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है, बहुत सारी क्रियाओं को वह करता है। वहाँ जिस प्रकार इतना चीज़ उसको खाना, पीना, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सिनेमा देखना, हाँ, ये सब चीज़ ज़रूरत है, उसी प्रकार उनको बातचीत की भी ज़रूरत है। ऐसा बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं। जो कुछ मवाद या धुआं, हाँ देखिए, मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। मवाद या धुआं मतलब होता है, अब किसी से आपको लड़ाई हो गई, किसी दोस्त से आपको लड़ाई हो गई और उनसे आपकी बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर यदि आप गूंगे होते दोनों दोस्त और लड़ाई होती तो ना ही आप उनसे क्षमा मांग सकते, ना ही वो आपसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते, फिर तो लड़ाई हो। अब मन में प्रेम है या लड़ाई है ये पता तो नहीं चलता ना। ये पता करने के लिए फिर आपको बोलना होगा, सॉरी दोस्त, मुझसे गलती हो गई, वो भी कहेगा कोई बात नहीं, ऐसे होता है, फिर मेल हो गए आप लोग। तो ये संभव कैसे हुआ? ये बातचीत से संभव हुआ। यदि बातचीत नहीं होती तो फिर ये चीज़ संभव नहीं होता। इस प्रकार के ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बातचीत नहीं होने से असंभव हो जाते। देखिए, बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बिल्कुल, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इनके पीछे खाना पीना छोड़ करके पड़ जाते हैं। सही बात है। अब कोई बोल रहे हैं, आप चौराहे वगैरह पे कहीं किसी भी जगह देखे होंगे, जो कोई बोल रहे हैं, अब वे भर दिन सिर्फ खाने टाइम में बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लगती है तो जाते हैं और फिर गप्पे मारने के लिए वहाँ पर वापस चले आते हैं। उनको बातचीत में ही मज़ा आता है, चाहे बातचीत करते करते, बोलते बोलते गला क्यों नहीं लग जाए, लेकिन उनको उनमें ही इंटरेस्ट है, वह चीज़ ही उनको रोचक लगती है। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में इसमें दिया गया है। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोग जानते होंगे। जो 16 साल तक वो ह्यूमन मुख को नहीं देखा, मतलब मनुष्य से उनका भेंट नहीं हुआ। रॉबिन्सन क्रूसो वह बिल्ली, कुत्ता, अन्य जंगली जानवरों के बीचों में रहे और 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी और फ्राइडे के मुख से बात सुनी तो फ्राइडे उनको जंगली बोली में कुछ बोले होंगे।
तो उस समय रॉबिन्सन को ऐसा हुआ कि मानो उसने फिर नए सिरे से आदमी का चोला पाया। मतलब वे एक जानवरों के बीच रहते रहते जानवरों वाली बातें समझने लगे थे, जानवरों जैसे वे करने लगे थे, कपड़े नहीं पहनते थे और उनका हर व्यवहार मनुष्य होते हुए रॉबिन्सन क्रूसो का जानवरों वाला था। लेकिन फ्राइडे के मुख से एक बात सुनने के बाद फिर जो है उनको लगा जो हाँ, मनुष्य इनसे भी बड़ा कोई ऐसा जीव है। उनको ये पता नहीं था मैं भी उन्हीं जीवों में से हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ, उनको ये पता नहीं था। लेकिन उन्होंने फ्राइडे के मुख से जो एक बात सुनी तो उनको लगा जो हाँ, इनसे भी बड़ा कुछ है, मैं जो हूँ मैं इनसे नीचे हूँ, मैं उनके लेवल में भी आ सकता हूँ। रॉबिन्सन ने ऐसा सोचा तो उन्होंने नए सिरे से एक मनुष्य का चोला पाया। मतलब फिर उन्होंने अपने जीवन में मनुष्यता को धारण की, फिर वे अब भाषा सीखे और मनुष्य के जो एक लेवल होता है, ह्यूमन का जो एक लेवल है हमारे यूनिवर्स में, उस लेवल में रॉबिन्सन क्रूसो आए। तो देखिए इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, बहुत लुभा लेने की ताकत। ऐसे लोग हुए हमारे देश में जो बोल करके आपको पटा लेंगे, उनकी आवाज़ सुन करके आपको अच्छा लगेगा और उनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाइएगा। उनका मतलब आप उनको भूल नहीं पाइएगा, बोलने की कला, बातचीत का ढंग और उनका आवाज़। तो ये कैसे संभव हुआ? ये वाक शक्ति से संभव हुआ। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो आज मैं अवधेश कुमार मैं आपको नहीं पढ़ा पाता, ये संभव नहीं था, ये ऑनलाइन क्लास संभव नहीं था। तो ये वाक शक्ति की देन है जो आप पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करके आपको कुछ पढ़ा रहा हूं। देखिए यहां पर दिया हुआ है जो मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऐसा भी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। अब देखिए किसी को देख करके आप नहीं समझ सकते हैं ये कितना पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, या क्या जानता है, किस प्रकार का इसका व्यवहार है, किस प्रकार का इसका मन है। जब तक वो बोलेगा नहीं तो आप 10-20% उस समझ सकते हैं, लेकिन 70-80% तक आपको संदेह रहेगी। हाँ, वो बोलेंगे, उनसे बातचीत आप कीजिएगा तो आपको उनका लेवल आपको पता चलेगा। तो इस बातचीत की सीमा देखिए यहाँ पर एक बेन जॉनसन का भी उल्लेख है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब कि असल में आप हैं क्या, रियल में आपकी एक ऊंचाई क्या है, आप क्या हैं। तो बेन जॉनसन कहते हैं जो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, आपकी रियलिटी पता चलती है बोलने से। अब देखिए ये बातचीत अर्थात वाक शक्ति की ही चर्चा है। कोई लेखक आज तक इस टॉपिक पे चर्चा नहीं की थी। एक बालकृष्ण भट्ट हैं जो सोचे नहीं, बातचीत एक बहुत बड़ी चीज है, काश आज बातचीत नहीं होती तो क्या ये सृष्टि संभव था? जानवरों जैसे हम लोग रहते, इतने बड़े डेवलपमेंट नहीं होता, इतना हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। आज आप घर बैठे दुनिया से जुड़ पाते हैं, यदि उसमें आवाज ही नहीं होती तो आप क्या समझ पाते? कुछ समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो देखिए इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब देखिए बातचीत को आप समझ गए हैं, यहां तक में हमको ऐसा विश्वास है कि बातचीत को आप समझ गए हैं। तो यहां पर अब देखिए बातचीत अब किस किस प्रकार का बातचीत हो सकता है, अब इसके डिटेल्स में हम लोग चलते हैं। एडिसन कहते हैं कि असल जो बातचीत है 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी भावना को, मैं क्या कह रहा हूं? असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यदि वहां पर तीसरा आ जाए तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, चौथा आ जाएगा तो वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होगा, वहां पर बातचीत नहीं होगी। यहां पर जिनका तात्पर्य यह होता है कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बातें कोसों दूर गई। मतलब कि 2 जो आपस में जो बात कर रहे थे वह दोनों बात वहीं स्टॉप हो जाएगा, कोई थर्ड पॉइंट शुरू हो जाएगा तीसरे व्यक्ति के आने पर। और तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी बनाने लगेंगे। कहने का मतलब जो 2 बात कर रहे हैं तो बहुत इंटरनली कर रहे हैं, 3 आया तो फिर 2 जो इंटरनली बात कर रहे थे वो उनका टॉपिक चेंज हो गया, फिर वहां पर टाइम पास करने लगे। और यहाँ पर चौथा यदि आ जाता है तो चौथा के आ जाने के बाद फिर वहां पर समझेंगे जो ये चौथा मूर्ख है, अब तीनों मिलकर के उसे मूर्ख बनाने लगते हैं
और चौथा वहाँ पर सही में मूर्ख बन जाता है, बातचीत का टॉपिक वहाँ पर चेंज हो जाता है। ऐसा हम नहीं, आपके भट्ट जी कह रहे हैं। आइए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव्स निकलता है जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया और समझाया। देखिए, बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है। धुआं का मतलब ओरिजिनल में धुआं नहीं, धुआं का मतलब अंदर की गंदगी, विचारों की गंदगी। तो यहां पर होता है बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है, भाप बनकर। ये वो स्टीम आपके साइंस वाला भाप नहीं है, ये साहित्य वाला भाप है। ये आपके अंदर की जो गंदी प्रवृत्ति थी, जो आपके अंदर किसी के प्रति गलत विचार आपने बैठा लिया था, वो बातचीत के द्वारा निकल जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहां देखिए, जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है वे क्या करते हैं, वे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन भी जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसे आप प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और आप इसे प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। ये सभी MVVI है। देखिए अगला, देखिए रॉबिन्सन क्रूसो के किस्से में क्या हुआ था। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को 16 साल तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। ये वाले क्वेश्चन में आपको मैंने अभी तुरंत बताया, 16 साल तक इन्होंने 16 ईयर्स तक इन्होंने मनुष्य को देखा ही नहीं। बच्चे तो पैदा होते हैं माँ की गोद से खेलते खेलते, 1 साल में वे बोलने लगते हैं, लेकिन इन्होंने 16 साल तक ह्यूमन को नहीं देखा था। ये कैसे बोलते होंगे, कैसे समझते होंगे। बाद में इन्होंने समझा जो मनुष्य भी कुछ है, उनकी आवाज़ भी कुछ है, और बाद में अंत में उसे पता चला जो मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। देखिए मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है, मनुष्य के गुण दोष। एडिसन के अनुसार बातचीत में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, सिर्फ 2 लोग। एडिसन का मत आपने अभी पढ़ा है। 2 लोगों की बातचीत का असर एक दूसरे पर कैसे होता है, 2 लोगों की बातचीत का असर एक दूसरे पे कैसे होता है, ये चीज देख लीजिए। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आपस में सटा करके रख देंगे। आप देखिएगा, एक गिलास में गर्म दूध लीजिएगा, एक गिलास में ठंडा पानी लीजिएगा, दोनों को सटा दीजिएगा, तो दूध जो है ठंडा हो जाएगा और पानी आपका गर्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। देखिए एक अगला टॉपिक आता है, उस टॉपिक के बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव बनता है। मैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद ये आपको तुरंत में पढ़ा रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट करके रखे जाएंगे तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी ना। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को जो देख भी नहीं रहे फिर भी आपस में बैठे हुए एक साथ, तो एक का असर दूसरे पे चला जाता है। तब बोलने को कौन कहे, एक शरीर की विद्युत दूसरे में